हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन हमारे इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म सीके एडुविजन 2.0 के ऊपर। ठीक है। लास्ट के वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि किस प्रकार से हम किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट किस प्रकार से फाइंड करते हैं। देन हमने सीखा था कि किसी मैट्रिक्स का हम इनवर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किसी भी मैट्रिक्स की हम रैंक कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है। इसको हम स्टार्ट करते हैं। रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक का क्या मतलब होता है? किसी भी मैट्रिक्स जो है उस मैट्रिक्स की देखो, आपका जो एसओ स्टैटिकल ऑफिसर के अंदर जो भी आपका जो क्वेश्चन जो आएगा सीधा सा रैंक के ऊपर आएगा। उसमें या तो स्क्वायर मैट्रिक्स की रैंक दे रखी होगी, या फिर नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स की, या फिर उसकी थ्योरम्स के ऊपर भी आ सकते हैं, या फिर रैंक दे रखी है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। जैसा कि मैंने आपको दो तीन क्वेश्चंस बताए भी थे शुरुआत के अंदर, जब वीडियो में स्टार्ट करा था, यानी किस प्रकार के आपके क्वेश्चन आते हैं एसओ स्टैटिकल ऑफिसर के अंदर। ठीक है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। रैंक ऑफ मैट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। ठीक है। एक नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा इसके अंदर। ठीक है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? यानी ए नॉन नेगेटिव इंटीजर आर, ए नॉन नेगेटिव इंटीजर आर इज सेड टू बी द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए। किसी भी नॉन नेगेटिव नंबर यानी इंटीजर नंबर को हम किसी भी मैट्रिक्स की रैंक कहेंगे अगर ये सेटिस्फाई करता है कुछ फॉलोइंग प्रॉपर्टी को। इन कौन कौन सी प्रॉपर्टी? दो प्रॉपर्टी है हमारे पास। ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास, देयर इज एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर आर विच डज नॉट वेनिश। ठीक है। हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है, उसका माइनर क्या होता है मैं आगे बताऊंगा आपको। अगर हमारे पास कोई भी किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखी है, अगर उसका माइनर, उस माइनर आर ऑर्डर का जो भी माइनर है, उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू जो है यानी नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। यानी हमारे पास आर ऑर्डर का जो भी माइनर होगा उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू जीरो है, और दूसरा यानी आर पर एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर आर प्लस वन। इसको इफ एनी वेनिस को हटा देता हूं मैं। एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर आर प्लस वन वेनिश, यहाँ पर लिख देते हैं हम वेनिश। वेनिश होना चाहिए, यानी कि वेनिश का मतलब क्या है? यानी जीरो होना चाहिए। ठीक है। यानी आर प्लस वन ऑर्डर का जो भी यानी आपका माइनर बनेगा, यानी उसका डिटरमिनेंट वैल्यू जो है वह क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। और जबकि यानी हर एक माइनर का, और जबकि आर ऑर्डर का जो है उसका डिटरमिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। देन हम कहेंगे उस मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी? आपकी आर होगी। हम पूरा क्वेश्चन से समझेंगे। एक बार डेफिनेशन देख लीजिए कि रैंक किसे कहते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का रैंक का मतलब क्या है? रैंक हमेशा क्या होगा? एक इंटीजर नंबर होगा। इंटीजर नंबर यानी कि क्या है? टी वन टू थ्री फोर फाइव, इस तरीके से। टीम लेकिन क्या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? नेगेटिव में भी हो सकता है क्या इंटीजर? नहीं, नॉन नेगेटिव। हमने क्या बोला है कि नॉन नेगेटिव रहेगा। टीम नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर यानी कि वन टू थ्री फोर फाइव, इस तरीके से यानी आपकी मैट्रिक्स की रैंक रहेगी। टी फ्रैक्शन के रूप में नहीं रहेगी। ठीक है। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी आर को हम किसी भी मैट्रिक्स की रैंक कहेंगे यदि उसकी यानी आर ऑर्डर का जो भी आपका माइनर है वह क्या होना चाहिए? डज नॉट वेनिश, यानी उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू जो है थी नॉट इक्वल टू जीरो रहनी चाहिए। और एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर आर प्लस वन, आर प्लस वन ऑर्डर का जो भी आपका माइनर होगा उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू जो है थी क्या होनी चाहिए? आपकी जीरो यानी होनी चाहिए। ठीक है। तब उस मैट्रिक्स की रैंक क्या हो जाएगी? आपकी आर हो जाएगी। ठीक है। और किसी भी मैट्रिक्स की रैंक को, यानी कोई भी मैट्रिक्स है उसकी रैंक को हम यानी किस प्रकार से डिनोट करते हैं, तो उसको हम इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है। यानी ए मैट्रिक्स दे रखी है तो उसकी रैंक को हम इस तरीके से, ये नोटेशन है रो की तरह जो लिखा हुआ है वो नोटेशन है किसका? रैंक का। ठीक है। द रैंक ऑफ ए। देन हम आगे बढ़ते हैं। द रैंक ऑफ एनी ऑर्डर ऑफ जीरो मैट्रिक्स इज टेकन एज जीरो। यानी कहने का क्या मतलब है? अगर हमारे पास कोई भी नल मैट्रिक्स आ जाए या जीरो मैट्रिक्स आ जाए तो उसकी ऑलवेज रैंक क्या रहेगी? जीरो रहेगी। नल मैट्रिक्स का मतलब क्या है? जैसे मैंने लिख दिया जीरो 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 जीरो। ठीक है। इसका ऑर्डर कितना है? टू क्रॉस टू। टू क्रॉस टू की हमारे पास नल मैट्रिक्स है, इसको हमने ओ से लिख दिया। इसकी रैंक क्या रहेगी? इसकी रैंक ऑलवेज क्या रहेगी? जीरो। रैंक ऑफ नल मैट्रिक्स इक्वल टू जीरो। ओके। अगर मैं इसका ऑर्डर लिख देता हूँ इस तरीके से लिख दो, जीरो जीरो जीरो, ये हमने बना दी थ्री क्रॉस थ्री की। इसकी भी रैंक क्या रहेगी? आपकी रैंक ऑफ नल मैट्रिक्स इक्वल टू जीरो।
तो कोई भी आपकी अगर नल मैट्रिक्स आ जाए, नल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि उसकी हर एक रो के अंदर सारी एंट्री क्या हो, जीरो हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स कहते हैं। और नल मैट्रिक्स की रैंक हमेशा क्या रहेगी आपकी, जीरो रहेगी। इस चीज को ध्यान रखिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारे पास, कि रैंक ऑफ ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। यानी जो भी मैट्रिक्स की रैंक रहेगी, हमने डेफिनेशन से बताया कि रैंक कैसे होता है, आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर होता है। नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर क्या मतलब, यानी ऐसा नंबर जो नेगेटिव नहीं है और इंटीजर है। तो वन से इसका मतलब क्या है कि जीरो को हमने इंक्लूड नहीं किया। जीरो कब है, यानी केवल अगर आपकी नल मैट्रिक्स है, ठीक है, तभी रैंक जीरो रहेगी, अदरवाइज एक्सेप्ट नॉट इक्वल टू जीरो रहेगी, जीरो नहीं रहेगी। तो यानी कि अगर हमारे पास नॉन जीरो मैट्रिक्स आ जाती है तो उसकी रैंक ऑलवेज क्या रहेगी, या तो वन रहेगी या वन से यानी बड़ा नंबर ही रहने वाला है। जैसे मैंने लिख दिया, यानी 1 0 0 0 0 0 0 0 क्या ये नल मैट्रिक्स है क्या, नहीं, क्योंकि इसके अंदर एक एंट्री क्या आ गई हमारे पास, नॉन जीरो आ गई रो के अंदर, और ये क्या आपकी नल मैट्रिक्स नहीं रहे। तो इसकी रैंक जो होगी या तो वन होगी या वन से ज्यादा होगी। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए और लिख दिया, 1 5 -1 2 7 0 0 यानी -1 और 2। इस मैट्रिक्स की अगर आपसे पूछे रैंक क्या होगी, तो हम इसमें ये बोल सकते हैं कि इसकी ये क्या है, यानी इसको ए नाम दे दिया। हम सीधा सा देख के ये बोल सकते हैं ए इज नॉट इक्वल टू जीरो है, यानी ये मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स नहीं है। इसलिए इसकी रैंक क्या रहेगी, रैंक ऑफ ए विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, यानी वन से क्या रहेगी, ज्यादा ही रहेगी, ठीक है। और हमने और एग्जांपल लिख दिया, बी मैट्रिक्स ले लिया हमने, 2 4 से माइनस का 7 0 9 7 2 1, ठीक है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस यानी 4। तो इसकी रैंक क्या रहेगी, इसकी रैंक रहेगी, रैंक ऑफ बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। क्यों रहेगी, क्योंकि बी क्या है, नॉन जीरो मैट्रिक्स है। तो कोई भी नॉन जीरो मैट्रिक्स हुई उसकी रैंक ऑलवेज क्या रहेगी, वन या वन से बड़ा नंबर रहेगा, ठीक है। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, rank of a equal to n if and only if determinant of a is not equal to zero, यानी where a is square matrix of order n। अगर हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसकी रैंक हमेशा फुल यानी कि उसके ऑर्डर के बराबर कब रहेगी, यदि उस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू क्या जाए आपका, यानी नॉट इक्वल टू जीरो, यानी उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू जो है नॉट इक्वल टू जीरो है, यानी देन उसकी रैंक हमेशा क्या रहेगी, जितना उसका ऑर्डर है उतनी उसकी रैंक रहेगी। जैसे एग्जांपल के लिए समझिए, हमारे पास यानी एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स लेते हैं, 1 2 5 -1, ठीक है। अब ये 2 क्रॉस 2 का है, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू कैसे निकालती है, तो मैंने 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स के अंदर डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना आपको सिखा है। 2 क्रॉस 2 में सिंपल क्या करना होता है, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो 1 × 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 1, और ये फॉर्मूले का माइनस है, ठीक है। और 5 × 2 कितना हो जाएगा, 10। तो आंसर कितना आ गया, -11। क्या -11 जीरो है क्या, तो -11 इज नॉट इक्वल टू जीरो। देन सीधा सा हमें लिखना है कि इसको नाम देते हैं मैट्रिक्स को ए, ठीक है। देन रैंक ऑफ ए इक्वल टू कितनी हो जाएगी, जितना इसका ऑर्डर है 2, इसका 2 हो गया। और हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने एक 3 क्रॉस 3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया, 1 -1 2 0 1 3 0 0 1, ओके। अब हम इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हैं। जब भी हमें स्क्वायर मैट्रिक्स दे दे, सीधा सा हमें सबसे पहला क्या करना है, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। अगर इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगी, देन इसका जितना ऑर्डर है वही क्या हो जाएगा, इसका रैंक हो जाएगा। ये 3 क्रॉस 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास। हम इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हैं। तो 3 क्रॉस 3 के अंदर मैंने डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना सिखा है आपको, क्या करना है, आपको प्लस माइनस प्लस करना है। तो यानी वन मल्टीप्लाई वन का, अब जब भी हम वन के करस्पॉन्डिंग ओपन कर रहे हैं, इस यानी R1 के करस्पॉन्डिंग ओपन कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, इस वन को लिख देना है यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, इस पूरी, इधर लिख देता हूँ, इधर हाईलाइट कर देता हूँ, इस पूरी रो को और इस पूरी कॉलम को क्या कर देना है, हाइड कर लेना है। और फिर उसके बाद जो बचा हुआ है, ये जो एंट्री है 1301, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू सोल्व कर देनी है। तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू सोल्व करेंगे, क्या जाए, 1 × 1 कितना हो जाएगा, 1, माइनस 3 × 0 0, ठीक है। देन ये वाला माइनस, ये वाला हमने माइनस यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। अब हमारे पास ये इंटर कितनी, -1, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस। देन अब हमें क्या करना है, इस वन के करस्पॉन्डिंग ले रहे हैं, इस -1 के करस्पॉन्डिंग, तो इस पूरी रो को
और इसके ये जो पूरा कॉलम है इसको भूल जाना, डिलीट मार देना आपने। तो फिर बचा हुआ एंट्री जो है उसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0, 3, 0 और 1 बच गया। इसका डिटरमिनेंट वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 इंटू 1 0 और 3 इंटू 0 0। तो यहाँ पर क्या किया मैंने लिख दिया, क्या एंट्री लिखूं मैं, 0। आप खुद से सोल्व कीजिए इसको। और फिर इस +2 की करस्पॉन्डिंग लेना है, तो +2। अब इस 2 वाली पूरी कॉलम को और इस 2 वाली पूरी रो को हाइड कर लो। उसके बाद क्या बचा, 0 1 0 0। इसका डिटरमिनेंट वैल्यू कितना है, 0 इंटू 0 0 माइनस 0 इंटू 1 0। ये क्या गया 0। यानी इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी आ रही है, यानी इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू आ रही है 1। यानी 1 इज नॉट इक्वल टू 0। देन रैंक ऑफ बी, रैंक ऑफ बी क्या हो जाएगा आपका, सीधा सीधा 3 हो गया। तो यहाँ से हमने इंपॉर्टेंट लाइन क्या सीखी, 2 पॉइंट सीखे हमने। सबसे पहले तो अगर हमारे पास नॉन जीरो मैट्रिक्स है, अगर हमारे पास क्या दे रहे, कोई भी नॉन जीरो मैट्रिक्स दे दे तो उसकी रैंक ऑलवेज क्या होती है, 1 या 1 से बड़ा नंबर रहता है, टीम। दूसरा दूसरा हमने सीखा कि अगर हमारे पास कोई भी आपकी क्या कौन सी मैट्रिक्स दे दे, स्क्वायर मैट्रिक्स दे दे, ठीक है, रैंक ऑफ ए इक्वल टू एन होगा इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब क्या है, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ। मतलब इसका कन्वर्स भी ट्रू है, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 है तो रैंक एन रहेगी, अगर रैंक एन है तो ऑलवेज डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, वाइस वर्सा है, ठीक है। तो रैंक ऑफ एन बी इक्वल टू 3। अगर आपसे सीधा सा यहाँ पर मैं ये बोलता हूँ, पी इज एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड रैंक ऑफ पी इक्वल टू 3, देन डिटरमिनेंट देन मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिटरमिनेंट ऑफ यानी पी क्या होता, तो पी इज नॉट इक्वल टू 0 मैं डायरेक्ट लिख सकता था। हमें यानी क्या दे रखा था, पी इज एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, 3 ऑर्डर का हमारे पास मैट्रिक्स है और स्क्वायर मैट्रिक्स है, और रैंक ऑफ यानी पी कितना दे रखा है, 3 है, तो इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ पी क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, यानी ये वाइस वर्सा है। तो इस स्टेटमेंट को हमें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि रैंक ऑफ ए इक्वल टू एन होगा इफ एंड ओनली इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 वेयर ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है। इन किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर एन है और उसकी रैंक भी क्या दे रही एन, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, या फिर इसका उल्टा बोले हम, डिटरमिनेंट अगर उसकी नॉट इक्वल टू 0 है तो रैंक क्या रहेगी आपकी, एन रहेगी, ठीक है। दोनों ही चीजें यहाँ पे। तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्या है, इफ अगर हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है टी है, यानी m क्रॉस n है, हम रैंक जो है स्क्वायर मैट्रिक्स की भी निकाल सकते हैं, किसी नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स की भी रैंक हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n दे रखा है, देन उसकी रैंक जो होगी, रैंक ऑफ ए जो है वह लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ m कॉमा n। इसका क्या मतलब देखिए, एग्जांपल से समझिए। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी ए, ठीक है, इसकी इसका जो ऑर्डर है मैं 3 क्रॉस 4 का ले लेता हूँ, 3 4 5 7 -1 0 2 1 3 -1 2 8। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, नंबर ऑफ रो कितनी, सबसे पहले लिख लो, नंबर ऑफ रो 3 है, नंबर ऑफ कॉलम कितने इसके अंदर 4 है, तो 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है। अब सबसे पहले हम सारे स्टेटमेंट इसके अंदर अप्लाई करके देखें। रैंक ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, 1 क्यों होगा, 1 से बड़ा क्यों होगा, यानी हियर वेयर डिटरमिनेंट सॉरी मैट्रिक्स ए इज नॉट इक्वल टू 0, यानी नॉन जीरो मैट्रिक्स है, कहने का मतलब क्या है, नॉन जीरो मैट्रिक्स है। नॉन जीरो मैट्रिक्स की रैंक हमेशा क्या रहती है, 1 या 1 से बड़ा रहता है। दूसरा, अगर यहाँ पर ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती तो हम इसकी सीधी डायरेक्ट सबसे पहले इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल दी, लेकिन यहाँ पर नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर काम आएगा, रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा, मिनिमम ऑफ एम कोमा एन, एम कितना है 3 है और एन कितना है 4 है, तो एम और एन में जो भी मिनिमम होगा वो इसकी रैंक होगी, यानी कि इसका मतलब डेफिनेटली क्या हो गया, रैंक ऑफ ए
विच इज लेस देन इक्वल टू 3। यानी एक तरफ हम क्या बोल रहे हैं कि इसकी रैंक या तो वन या वन से बड़ी होगी, और दूसरा स्टेटमेंट हमारे पास ये क्या आ गया कि इस मैट्रिक्स की रैंक जो भी होगी वह 3 या 3 से छोटी होगी। इसका मतलब यहाँ से हमें ये पॉसिबिलिटी क्या मिली, पॉसिबल वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू ऑफ रैंक ऑफ ए क्या क्या हो सकती है हमारे पास, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। यानी कि ये जो भी मैट्रिक्स दे रही है हमारे पास 3 क्रॉस 4 की, इसकी रैंक क्या हो सकती है, या तो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है या 3 हो सकती है। अब हम बाद में डिसाइड करेंगे हम कैसे निकालते हैं, वो मैं बाद में सिखाऊंगा आपको कि इस मैट्रिक्स की रैंक 1 होगी, 2 होगी या 3 होगी। लेकिन हमें एक इससे ये आइडिया मिला इन दोनों स्टेटमेंट से, ये जो दो स्टेटमेंट थे हमें इससे ये पता चला कि किसी भी मैट्रिक्स की रैंक की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है। या तो रैंक एनी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कब होगी, जब ए इज नॉन जीरो एनी मैट्रिक्स है हमारा। दूसरा, अगर हमारे पास रैंक ऑफ ए इक्वल टू सीधा सा एन बोल सकते हैं कब, अगर उसका डिटरमिनेंट वैल्यू जो है टी नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो सीधा सीधा हम क्या निकालेंगे, उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे। फिर हमने सीखा कि अगर हमारे पास ए कोई नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, तो हमेशा रैंक जो होगी वह मिनिमम ऑफ m कोमा n, जो भी ऑर्डर जो दे रखा है मैट्रिक्स का उसमें m और n में जो भी मिनिमम होगा वो उसकी रैंक उससे बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, तो जैसे हमने एक एग्जांपल से समझा कि हमारे पास 3 क्रॉस 4 का कोई मैट्रिक्स दे रखा था। अब इसका यानी रैंक, हमने रैंक की पॉसिबल वैल्यू क्या है, तो सबसे पहला स्टेटमेंट यूज किया हमने, नॉन जीरो है तो इसलिए रैंक 1 से बड़ा होगा। दूसरा, यानी रैंक ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू होगा मिनिमम 3,4, तो 3 और 4 में मिनिमम कौन है, 3, तो इसकी रैंक क्या होगी, 3 या 3 से यानी छोटा नंबर होगा। तो पॉसिबल वैल्यू हमें पता चल गई कि रैंक की इस मैट्रिक्स की रैंक की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है या 3 हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम और आगे पढ़ते हैं। अब आगे हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम एग्जैक्टली कैसे निकालेंगे रैंक 1 होगा, 2 होगा, 3, हम वो और क्वेश्चन से समझेंगे। एक और डेफिनेशन देखते हैं हम आगे। नलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स, नलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, अगर हमारे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स देगा ऑर्डर n का, देन n माइनस का रैंक ऑफ a इज कॉल्ड द नलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स ए। नलिटी का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास जो भी मैट्रिक्स दे रखी है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो नलिटी हमेशा किसकी चेक की जाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स की चेक की जाएगी। ठीक है, अगर जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है उसकी अगर हमें नलिटी पूछे तो नलिटी क्या होता है, जो भी उस स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है उसमें से रैंक ऑफ ए को माइनस कर दो तो वो क्या हो जाएगी, आपकी नलिटी हो जाएगी। नलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स हो जाएगी। सपोज हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं हम, लेट ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड रैंक रैंक ऑफ ए इज 1, देन नलिटी क्या हो जाएगी, देन नलिटी ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा आपका एन माइनस का रैंक ऑफ ए। ऑर्डर कितना दे रखा है, नलिटी ऑफ ए इक्वल टू, ऑर्डर दे रखा है मैट्रिक्स का हमारे पास 3 है और रैंक कितनी इसकी 1, देन नलिटी कितनी होगी इसकी 2। ठीक है, तो नलिटी हम कैसे निकालते हैं ये हमने देख लिया कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है, अगर उसका ऑर्डर हमें पता है और रैंक पता है तो नलिटी निकालना बहुत ही आसान है, सिंपल सा काम है। नलिटी ऑफ ए इक्वल टू होता है ऑर्डर में से रैंक ऑफ ए को माइनस कर दो। ठीक है, ऑर्डर में से रैंक ऑफ ए को माइनस कर देंगे। फिर हम और सीखते हैं इसके बाद सब मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स की सब मैट्रिक्स कैसे देखते हैं। सपोज हमने एक एग्जांपल लिया है, हमारे पास 3 क्रॉस 4 का एक मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म लिया हमने। अगर आपसे आपसे पूछा जाए कि इसकी सब मैट्रिक्स क्या होगी, ठीक है, तो सब मैट्रिक्स देखने के लिए कुछ भी नहीं करना है आपको, सिंपल किसी भी रो या कॉलम को डिलीट कर दो और देन उसके बाद जो भी आप मैट्रिक्स बचती है वो उसकी सब मैट्रिक्स है। जैसे मैंने लिख दिया, यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मैंने हाइड कर दिया। ठीक है, और तो इसकी सब मैट्रिक्स S1, इसकी एक सब मैट्रिक्स बना दी A22, A23, A24, A32, A33, A34।
दिस इज द सब मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए। और इसका सब मैट्रिक्स बना सकते हैं हम, सपोज हमने यानी इस सेकंड कॉलम एंड फर्स्ट रो को हटा दिया, तो हमारे पास क्या बचेगा, इसको और इसको हमने हटा दिया तो हमारे पास बचेगा A21, A23, A24। यानी हमने ये वाला इधर हाईलाइट करके बताता हूँ आपको ताकि आपको ध्यान में रहे। हमने इसको और फर्स्ट रो को, इस कॉलम और फर्स्ट रो को हाइड कर दिया, देन जो भी बच गया वो इसकी सब मैट्रिक्स होगी। देखिए ये हो गया, इन सारी रिमेनिंग एंट्री को लिख दिया हमने, यानी A21, A23, A24, और क्या बच गया आपके पास A31, A32, सॉरी A32 नहीं आएगा, A33, A34। अगर आपसे पूछा जाए किसी भी मैट्रिक्स की सब मैट्रिक्स फाइंड करनी है तो किसी भी रो या कॉलम को यानी हाइड करके रिमेनिंग जो भी एंट्री बचती है वही उसकी क्या बनेगी, आपकी सब मैट्रिक्स बनेगी। यानी एग्जांपल के लिए जैसे मैंने ये एग्जांपल ले लिया, सपोज हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है, 3 4 5 7, -1 3 7 0 0 1 माइनस का 8 1। इसका आपसे पूछे कोई सब मैट्रिक्स बनेगी, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दिया तो हमारे पास ये सब मैट्रिक्स बन गई, 2 7 0 1 -8 1। सब मैट्रिक्स का जो भी ऑर्डर होगा वो इस मैट्रिक्स के ऑर्डर से कम होगा। और इसकी सब मैट्रिक्स बनाइए, तो सपोज करो हमने थर्ड यानी कॉलम को और फर्स्ट रो को हाइड कर दिया तो हमारे पास क्या गया, -1 2 7 0 1 -8, ये भी क्या इसकी सब मैट्रिक्स है। और बनाना चाहो इसकी सब मैट्रिक्स बनानी है तो इस लास्ट वाली रो को हाइड कर दिया और फर्स्ट कॉलम को यानी इस थर्ड कॉलम को हाइड कर दिया तो हमारे पास क्या बच गया, 3 4 यानी 5 -1 2 7, यानी ये क्या बन गया, इसकी सब मैट्रिक्स बनी। तो सब मैट्रिक्स का हम यानी का मतलब क्या है, किसी भी रो या किसी एक कॉलम को या किसी एक रो को डिलीट करने के बाद जो भी आपकी रिमेनिंग आपकी जो एंट्रीज बचती है उसको लेकर एक मैट्रिक्स फॉर्म कर दो, तो वही क्या आपकी सब मैट्रिक्स है। अब इस सब मैट्रिक्स का यूज क्या मैं आगे बताऊंगा जब हम माइनर देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज लेते हैं हम। सपोज करो, अब माइनर जो मैं सिखाना चाह रहा था, माइनर का मतलब क्या होता है, ठीक है। माइनर एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, हमेशा स्क्वायर की फॉर्म में होता है, स्क्वायर, इसको जूम कर देते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। माइनर ऑलवेज क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। सपोज करो ये क्या है, हमारे पास इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 × 4। अगर हमें इसके माइनर देखने क्या क्या इसके माइनर हो सकते हैं, तो 3 × 4 में यानी 4 ऑर्डर का तो हम माइनर नहीं बना सकते, लेकिन इसका जो मिनिमम जो है, ठीक है, 3 × 3 का हम माइनर बना सकते हैं। 3 × 3 के इसके माइनर क्या क्या हो सकते हैं, देखो। अगर हम इस फर्स्ट कॉलम को अगर हम हाइड कर दे तो 3 × 3 का बन जाएगा हमारे पास, यानी हमारे पास माइनर आ जाएगा, हमारे पास माइनर को M1 से लिख दिया, पहला माइनर है हमारा, ये हो जाएगा आपका 1 3 -2 1 2 -1 3 1 और 2। ये इसका क्या हो गया आपका माइनर, माइनर मैट्रिक्स होगी, माइनर मैट्रिक्स ही होगी। इस माइनर मैट्रिक्स की हमें डिटरमिनेंट निकालनी होती है, आगे रैंक में हमारा काम आएगा। फिर अगला माइनर क्या हो गया, यानी आप सेकंड कॉलम को हाइड कर दो, देन रिमेनिंग एंट्री जो बच गई, मान लो ये दूसरी माइनर मैट्रिक्स बनाई हम किसकी, 3 × 3 की, 2 0 -1 3 2 1 -2 -1 2, ये बन गया। और हम क्या कर सकते हैं, थर्ड कॉलम को हाइड कर दें, देन उसके बाद जो भी यानी बचेगी वो थर्ड कॉलम को जैसे हमने हाइड किया था हमारे पास क्या बच गया, 2 1 -2 0 1 -1 -1 3 और 2। इसी तरीके से हम अगर फोर्थ कॉलम को हाइड कर दे तो हमारे पास माइनर मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, 2 1 3 0 1 0 1 2 -1 3 1।
ये पॉसिबल माइनर बन सकते हैं किसके लिए, 3 क्रॉस 4 के लिए। हमने सबसे पहले क्या किया, यानी ये जो फर्स्ट फर्स्ट कॉलम जो है, इस फर्स्ट कॉलम को मैंने हाइड कर दिया तो रिमेनिंग एंट्री को लिख दिया। फिर देन सेकंड कॉलम को हाइड कर दिया तो 3 क्रॉस 3 की और माइनर मैट्रिक्स बन गई। फिर हमने थर्ड को हाइड कर दिया, फिर हमने फोर्थ को हाइड कर दिया, देन जो भी रिमेनिंग एंट्री बची की उनको लिखते गए। तो ये इस तरीके से क्या है, इसके माइनर है, किसके 3 क्रॉस यानी 4 के मैट्रिक्स के माइनर है। इसी तरीके से हम माइनर निकालते जाएंगे। अगर आपसे पूछे इसी के 2 क्रॉस 2 के माइनर क्या होंगे, 2 क्रॉस 2 में अगर हमें माइनर देखने हैं तो हम क्या करेंगे, दो दो 2 क्रॉस 2 का बनाना है तो 2 1 0 1 ये इसका माइनर हो गया, 1 3 1 2 ये इसका माइनर हो गया। इधर लिखता हूँ मैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा, लिख के बताता हूँ मैं। कई सारे बन सकते हैं, ठीक है। 2 1 0 1 तो ये एक माइनर मैट्रिक्स बन गई 2 क्रॉस 2 की। फिर हमने 1 3 1 2 को ले लिया, 1 3 1 2 को ले लिया तो ये इसका क्या हो गया, माइनर मैट्रिक्स हो गया। दो दो के इन कॉम्बिनेशन बनाने हैं, ठीक है। यानी इसी मैट्रिक्स के एलिमेंट को यूज करके हम किस तरीके से, यानी किसी कॉलम या रो को यानी हाइड करते हुए एलिमेंट, उन एलिमेंट को हाइड करते हुए इसी के कॉम्बिनेशन का जो भी इसके जो एलिमेंट दे रखे उन्हीं का हम क्या बनाते हैं, माइनर मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है। 3 2 -2 2 -1 को ले सकते हैं। इससे देखिए हमने ये वाले पोर्शन को ले लिया, ले सकते हैं, फिर इस पोर्शन को ले सकते हो, तो ये सारे क्या बन जाएंगे, इसके माइनर ऑफ मैट्रिक्स बन जाएंगे। माइनर क्या होता है अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, आपको पता चल जाएगा किस तरीके से हम अ, देखना चाह रहे हैं। देखिए अगर हमें यहाँ पर जैसे इसको इस मैट्रिक्स की हमें रैंक निकालनी, माइनर और सब मैट्रिक्स के यूज करके हम किसी मैट्रिक्स की रैंक कैसे निकालते हैं, और फिर मैं आपको दूसरा एक तरीका और निकाल बताऊंगा आपको, रो echelon फॉर्म या कैनोनिकल या नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके हम किस प्रकार से मैट्रिक्स की रैंक फाइंड करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं माइनर का यूज करके, ठीक है। सबसे पहले आपके पास ये क्वेश्चन आया, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले तो हमें क्या देखना है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखना है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 4। तो सबसे पहले यानी पहला पॉइंट जो हमारे दिमाग में क्या आएगा, ए इज नॉन जीरो मैट्रिक्स, नॉन जीरो मैट्रिक्स। तो रैंक क्या हो सकती है, रैंक ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। दूसरा पॉइंट हमारे दिमाग में क्या आता है कि ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का, इसका ऑर्डर ऑर्डर जो है 3 क्रॉस 4 है। इसका मतलब रैंक ऑफ ए जो होती है हमें पता है वह रैंक ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ एम कोमा एन। एम की वैल्यू 3 और 4, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या पता चला हमें, इधर लिख देता हूँ मैं इसी को सिंप्लीफाई करके। रैंक ऑफ ए जो है, एम और एन में मिनिमम कौन है, 3। तो रैंक ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा आपका, 3 होगा। रैंक ऑफ ए क्या होगा आपका, 3 होगा। यानी इन दोनों से, इन दोनों स्टेटमेंट से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो भी मैट्रिक्स की रैंक होगी, रैंक की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, रैंक ऑफ ए, यहाँ पे पॉसिबल वैल्यू लिख देता हूँ, पॉसिबल वैल्यू ऑफ रैंक ऑफ ए क्या हो सकता है, 1 से बड़ा क्या होगा, 1 और 1 से बड़ा, 1 2 और 3 से ज़्यादा हो नहीं सकती, क्योंकि मिनिमम या तो 3 होगी या 3 से छोटी होगी, या तो 1 होगी या 1 से बड़ी होगी। तो 1 2 और 3 ये हमारे पास पॉसिबल वैल्यू है। अब हम देखेंगे इसकी रैंक 1 2 और 3 इन तीनों में से कौन सा आंसर इसका सही होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अब हमें पता है कि इसकी मैक्सिमम रैंक कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है, और मिनिमम कितनी हो सकती है इसकी, 1 हो सकती है। तो सबसे पहले हमें इस मैट्रिक्स का यूज करके 3 क्रॉस 3 की माइनर मैट्रिक्स बनानी है। यानी इस 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स का यूज करके इसकी माइनर मैट्रिक्स बनानी है। तो माइनर मैट्रिक्स का बनाने का मतलब क्या है, एक एक कॉलम को हाइड करते जाओ और फिर उसकी देखो 3 क्रॉस 3 की कितने माइनर बन रहे हैं। उन सभी माइनर की यानी वैल्यू अगर आपकी उस माइनर की जो भी वैल्यू डिटरमिनेंट वैल्यू है वो अगर आपकी क्या आ जाती है, जीरो हो जाती है, तो देन हम उससे एक छोटे ऑर्डर के ऊपर जाएंगे, ठीक है। देखिए इस मैट्रिक्स का हम माइनर निकालते हैं तो माइनर मैट्रिक्स क्या होगी, यानी फर्स्ट अगर हम इस फर्स्ट कॉलम को मैं हाइड कर देता हूँ तो देन हमारे पास बचता है 3 4 3 9 12
9 -3 -4 और -3। और इसका क्या हो सकता है, सेकंड कॉलम को हाइड कर दो तो बच जाएगा 1 4 3 3 12 9 -1 -4 और -3। और क्या हो सकता है, थर्ड कॉलम को मैंने हाइड कर दिया, जैसे मैंने थर्ड कॉलम को हाइड किया तो इसका बच गया, यानी 1 3 3 3 9, थर्ड कॉलम को हाइड किया मैंने, 9 -1 और क्या बच गया आपका -3 और -3। एक और लिख देते हैं फोर्थ कॉलम को हाइड करने के बाद। फोर्थ कॉलम को अगर हम हाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 3 4 और 3 9 12 और -1 -3 -4। ठीक है, ये बच गया। अब हमें क्या करना है, इन सभी, यानी ये जो माइनर बने इन सभी की डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी है। हमें पता है अगर इसकी रैंक 3 है तो ये जितनी भी डिटरमिनेंट है वैल्यू आ रही है इसकी इस मैट्रिक्स की, इन सबकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। यानी हमने पढ़ा था कि अगर कोई मैट्रिक्स दे रखी है आपकी, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर अगर n है और उसकी अगर डिटरमिनेंट वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू जीरो हो जाता है, देन हम क्या कहते हैं, उस मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है, n होती है, यानी उसके ऑर्डर के बराबर होती है। ये हमने स्टेटमेंट पढ़ रखा है, ठीक है, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था हमने कि अगर कोई हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसकी अगर वैल्यू जो है नॉट इक्वल टू डिटरमिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो जाती है तो उसका जितना ऑर्डर होता है वो इसकी रैंक हो जाती है। लेकिन हमारे पास जो मैट्रिक्स दे रखी है वो क्या नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स से यानी इसके इस नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का यूज करके जितने भी इसकी माइनर मैट्रिक्स बन रही है कितनी 3 क्रॉस 3 की, उन सभी की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो आएगी, तभी इस मैट्रिक्स की हम रैंक को क्या बोल सकते हैं, 3 बोल सकते हैं। अगर वापस से सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर इन सभी जो है, ये सभी जितने भी माइनर बने, अगर इन सब की में से किसी की भी, इन सब मैट्रिक्स में से यानी किसी भी की अगर डिटरमिनेंट वैल्यू जो है कि नॉट इक्वल टू जीरो आ गई, तो देन इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगर इन सब की वैल्यू अगर जीरो आ गई तो देन हम यानी इसकी रैंक 3 नहीं होगी। बात समझ में आ रही? सबसे पहले जो है हमें इन सबका क्या निकालना है, इन चारों मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना है। इन चारों में से अगर कोई भी एक हमारे पास नॉन जीरो आ गया, देन सीधा सा बोल देना इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी होगी, 3 होगी। अगर चारों के चारों क्या आ जाए, इसको सोल्व किया हमने, इसका भी आंसर जीरो आ जाए, इसका भी आंसर क्या आ जाए, जीरो आ जाए, इसका भी आंसर जीरो और इसका भी आंसर क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तब हम बोलेंगे इसकी रैंक 3 नहीं हो सकती। और इन तीनों में से सपोज करो ये नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, बाकी सब जीरो आ गया, तब भी बोल सकते हैं हम इसकी रैंक कितनी होगी, 3। या फिर चारों नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए तब भी इसकी रैंक क्या हो जाएगी, 3। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं, देखिए सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं कि इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगी। सोल्व करें। 3 क्रॉस 3 के लिए मैंने आपको डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना सिखा है। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स को सोल्व करते हैं। सोल्व करने पर देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर देखने की एक डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी याद रखनी है। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है, देखो अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर या डिटरमिनेंट के अंदर दो रो अगर समान आ जाती है, दो रो क्या हो जाती है, समान आ जाती है, दो रो या दो कॉलम, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर जैसे ये हमारे पास डिटरमिनेंट है 3 क्रॉस 3 का, इसके अंदर या तो कोई भी दो कॉलम या फिर दो रो दोनों की दोनों आइडेंटिकली सेम हो तो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज जीरो। देखो इसके अंदर 3, इधर भी है 3, ये कॉलम कौन सा है, कॉलम का नाम लिख देता हूँ, ये C1 कॉलम है, ठीक है, और ये क्या है, C3 कॉलम है। C1 और C3 दोनों आपस में क्या है, सेम है, तो यहाँ पे लिख दिया C1 बराबर है C3, यानी इसलिए इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगी, डिटरमिनेंट ऑफ, इसको कुछ नाम दे दिया मैंने, M1 नाम दे दिया, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ M1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीधा सीधा जीरो हो जाएगा। तो सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सोल्व भी कर सकते हो लेकिन टाइम वेस्ट होगा आपका। इसमें देखो 1 3 और -1, ठीक है, और ये है आपका 4 12 और माइनस का 4। इसमें भी हम क्या बोल सकते हैं कि ये मल्टीपल है किसका, यानी C1 4 टाइम्स ऑफ C1 यानी बराबर है किसके, C2 के। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 4 से जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया तो 4
ये 4 हो गया, ये 12 हो गया, और ये क्या हो गया, माइनस का 4 हो गया। और फिर 4C1 और C2 दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में आइडेंटिकली सेम हो जाएंगे। यानी कि किसी भी डिटरमिनेंट को किसी एक पर्टिकुलर नंबर से, यानी किसी भी डिटरमिनेंट की किसी कॉलम या रो को इस किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करने पर, नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करने पर उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू जो है, उसका सारणी का मान जो है परिवर्तित नहीं होता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि 4C1 यानी बराबर 4C2 की, तो ये भी क्या हो जाएगी, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी इसका नाम दे देता हूँ, ये क्या है, M2 है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ M2 क्या हो गया, आपका 0 हो गया। आप चाहे तो सोल्व करके भी देख सकते हो, मैंने सोल्व करना भी सीखा है, डिटरमिनेंट को कैसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। और डिटरमिनेंट वाला चैप्टर हमारा बाकी भी है, तो उसको और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो टेंशन वाली बात नहीं, अभी तो केवल सीखो कि जो प्रॉपर्टी बता रहा हूँ उसी को ध्यान रखो आप, कि हमने इस डिटरमिनेंट की वैल्यू डायरेक्ट कैसे जीरो कर दी। हमने देखा कि अगर मैं इस कॉलम को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 4C1 और ये इसको C2 है, ठीक है। तो 4C1 और C2 इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपस में सेम हो जाएगी। तो जब दो कॉलम या दो रो आपस में अगर सेम होते हैं, तो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, 0। देखिए इसके अंदर देखिए 1 3 और -1, और इधर कितना है, 3 9 और -3। अगर मैं कॉलम C1 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दे, 3 टाइम्स ऑफ C1 बराबर हो जाएगा किसके, C3 के। तो इसकी भी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यानी ये है आपका M3। तो डिटरमिनेंट ऑफ M3 क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको देखिए, क्या ये सेम आ रहा है क्या, 4 12 और -4, और ये आ रहा है आपका, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो बिल्कुल 4 टाइम्स ऑफ C1 बराबर है C3 के। ये है आपका M4। तो इस M4 की वैल्यू भी क्या क्या हो जाएगी आपकी, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 होगी। यानी कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पर, कि M1 M2 M3 M4 इन सबकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो हम इससे एक कम ऑर्डर के ऊपर जाएंगे। इसका मतलब क्या हो, यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, निष्कर्ष हमने निकाला, निष्कर्ष क्या निकाला, रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 3। इसकी इस मैट्रिक्स की रैंक जो है वो 3 नहीं हो सकती। अब 3 नहीं हो सकती तो हमें क्या देखना होगा, 2 होगी या 1 होगी, ठीक है। तो अब हमें इसकी पॉसिबल वैल्यू, हमने क्या देखा था कि रैंक की पॉसिबल वैल्यू क्या है हमारे पास, या तो 1 है या 2 है या 3। तो 3 क्यों नहीं होगी, क्योंकि जितने भी इसके माइनर बने 3 क्रॉस 3 के, यानी इस मैट्रिक्स से जितने भी पॉसिबल माइनर बन रहे थे, उन सभी पॉसिबल माइनर की डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो 0 आ रही है, तो इसलिए इसकी रैंक क्या नहीं हो सकती, 3 नहीं हो सकती। सपोज करो, मान लीजिए इसके अंदर 1 2 और 3 एंड 4, इन चारों में से अगर कोई भी एक जो है उसका मान अगर 0 नहीं आता, तो सीधा सा हम क्या बोल देते हैं, इसकी रैंक 3 है। लेकिन यहाँ पर चारों के चारों क्या हो गए, वेनिश हो गए, ठीक है। यानी चारों के चारों क्या हो गए, आपके वेनिश हो गए। तो हम इससे कम ऑर्डर के ऊपर जाएंगे, 2 के ऊपर जाएंगे। अब हमें क्या बनाना है, यानी ये जो मैट्रिक्स है उसके 2 2 के कॉम्बिनेशन बनाने हैं। 2 2 की मैट्रिक्स को सोल्व करके देखना है कि क्या उसकी वैल्यू 0 आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। उसकी माइनर की वैल्यू 0 आ रही है या नहीं आ रही। तो इसकी इस मैट्रिक्स को मैं पूरा वापस यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख नहीं रहा होगा। तो देखिए हमारे पास मैट्रिक्स ए क्या था, ये था हमारे पास, इसकी एंट्री लिख देता हूँ मैं। यानी पहली रो के अंदर है 1 3 4 3, 1 3 4 3। दूसरा रो है हमारा 3 9 12 9, 3 9 12 9। फिर है हमारे पास -1 -3 -4 -3, -1 -3 और -4 -3, -4 माइनस का 3। अब हमें दो दो के कॉम्बिनेशन बनाने हैं, ठीक है। 2 क्रॉस 2 की यानी मैट्रिक्स बनानी है इसी के अंदर। अगर उन सब की वैल्यू भी, डिटरमिनेंट वैल्यू भी क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे, इसकी रैंक 2 भी नहीं होगी। फिर क्या हो जाएगी, इसकी रैंक सीधा सीधा 1 हो जाएगी। अब देखिए, यानी फटाफट से हम लेते हैं। अगर मैं इसको इन दोनों को ले लो, यहीं पे सोल्व कर लेंगे। 1 इंटू 9 9, माइनस का 3 इंटू 3 9, 0 आ रहा है। किसी भी कॉम्बिनेशन को पकड़ो आप, 3 4 9 12। इधर थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ हम क्या क्या पॉसिबल, यानी फर्स्ट, यानी इसके अंदर R1 और R2 में से कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, ठीक है।
R1 और R2 में से कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है आपका 1 3 3 9, फिर 3 4 9 12, और क्या हो सकता है 4 3 12 9, ये हो सकता है। और यानी इन दोनों को ले लिया, फिर मैंने इन दोनों को ले लिया, फिर मैंने इन दोनों को ले लिया, फर्स्ट और थर्ड को लास्ट को ले लो 1 3 3 9, इसको ले लिया, ठीक है। और कोई बचा, फिर आप इन दोनों को ले लो, फिर आप ले लो सेकेंड रो और थर्ड रो को 3 9 -1 -3 9 12 -3 -4, फिर ले लो 12 9 -4 -3 ले लो, और ले लो आप 3 -1 9 -3, ठीक है। और जितने भी पॉसिबल फर्स्ट इन दोनों एलिमेंट को ले लिया और इन दोनों एलिमेंट को ले लिया, कैसे भी कॉम्बिनेशन, सारे सारे कॉम्बिनेशन जितने भी ले सकते हो, उन सबकी डिटरमिनेंट वैल्यू चेक करनी है आपको। 1 इंटू 9 और माइनस का 3 इंटू 3 जीरो आ रहा है, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 12 इंटू 3 कितना हो जाए 36, 9 इंटू 4 36, 36 माइनस 36 जीरो, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 9 इंटू 4 36, जीरो आ रहा है, इसकी भी कितनी आ रही जीरो आ रहा है। सबकी डिटरमिनेंट वैल्यू आप चेक कर लो, यानी क्या आ रही है जीरो आ रही है। अगर इन सब जो भी कॉम्बिनेशन बन रही, इन सब कॉम्बिनेशन में कोई एक भी अगर नॉट इक्वल टू जीरो आ जाता, तो रैंक कितनी हो जाती है इसकी 2 हो जाती। लेकिन यहाँ पे सारे के सारे और भी जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहाँ पे देख लो, 1 3 अगर और 1 -1 -3 को लेता, तो 1 इंटू -3 कितना हो गया माइनस का 3, और 3 इंटू -1 माइनस माइनस क्या हो जाता प्लस, तो -3 + 3 जीरो, 3 4 -3 -4 को लो, तभी क्या आ रहा है आंसर आपका जीरो आ रहा है। तो कोई भी कॉम्बिनेशन उठा के देख लो, तो उन सबकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आ रही है जीरो आ रही है। इसका मतलब रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू 2, रैंक ऑफ ए इसकी 2 नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या हुआ, हमने कंक्लूजन ये यहाँ पर निकाला कि रैंक ऑफ ए इसकी नॉट इक्वल टू 3, 3 नहीं, रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू 2, 2 भी नहीं है। इसका मतलब डेफिनेटली क्या हो गया, रैंक ऑफ ए क्या होगा 1 होगा, 1 इज करेक्ट आंसर। कि जो भी पॉसिबल वैल्यू हमारे पास रैंक की क्या थी, रैंक की पॉसिबल वैल्यू थी हमारे पास 1 2 और 3, 3 नहीं है, 2 भी नहीं है, तो रैंक क्या हो जाएगी इसकी 1 हो जाएगी। अब ये जो मेथड, ये जो मैंने मेथड बताए, वो नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, अगर बड़े ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो उसके अंदर इतनी सारी डिटरमिनेंट वैल्यू देखना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसलिए इस मेथड को का एक शॉर्टकट मेथड और है, रो एक्लन फॉर्म से हम इस मैट्रिक्स को सोल्व करना, या फिर कैनोनिकल फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके कैसे मैट्रिक्स की रैंक निकालनी। तो ये तो मैंने छोटे, अगर ये मेथड किसके अंदर एप्लीकेबल होगा सही से, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ये मेथड बहुत ही क्या है परफेक्ट है, ठीक है। लेकिन नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए इतना लाभकारी नहीं है, ठीक है। नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर हमें सारे पॉसिबल माइनर्स देखने होंगे। तो आपको ये थोड़ा सा मैंने समझाया, इसलिए आपको थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस में आ जाएगा, तो आप चुटकियों में इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और हम एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए जैसे हम, हमारे पास एग्जाम्पल है, और हम एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, ताकि और आपकी क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे मैंने एक कोई एग्जांपल ले लिया, हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है ए इक्वल टू, यानी 4 2 1 3 6 3 4 7 2 1 0 7, ठीक है। ये मैट्रिक्स ले ली, तो सबसे पहले हम इसके माइनर बनाओ, ठीक है। तो माइनर बनाने के लिए क्या है, उस क्वेश्चन में लेंदी इसलिए हुआ क्योंकि उसमें सारे माइनर चेक किए, तो उसमें नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, फिर 2 के अंदर भी नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, देन इसकी रैंक बनाई। लेकिन हर मैट्रिक्स के अंदर ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके सभी के सभी माइनर 3 क्रॉस 3 के अंदर जीरो आ जाए, कि फर्स्ट माइनर को चेक करते हैं नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, सीधा रैंक 3 आ गई। इस क्वेश्चन को फिर से इसी मेथड से करते हैं। देखिए ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 4 का है, पॉसिबल रैंक क्या हो सकती है, रैंक ऑफ ए यानी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और रैंक ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ एम कोमा एन। और यहाँ पे लिख देता एम और एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 और 4, 3 और 4 में मिनिमम कितना है, रैंक ऑफ ए
इज लेस देन इक्वल टू 3, यानी रैंक की पॉसिबल वैल्यू है हमारे पास 1, 2 और 3। ये क्या है हमारे पास पॉसिबल वैल्यू है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ रैंक, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि इसकी 3 होगी रैंक या 1 होगी या 2 होगी। तो सबसे पहले इसके माइनर लो। माइनर कैसे लेंगे हम, इसके माइनर लेने हैं हमें, ठीक है। तो सबसे पहले m1 को लेना है। m1 को कैसे लेंगे मैंने आपको बताया। फर्स्ट आप कॉलम को हाइड कर दो तो क्या बचेगा हमारे पास 2 1 3 3 4 7 1 0 7, ये बच गया। इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू सोल्व करो। इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू सोल्व करेंगे, इसमें किसी को मल्टीप्लाई करने पर दोनों के दोनों सेम टू सेम नहीं बन रहे, आइडेंटिकल सेम नहीं बनेंगे कॉलम। तो इसको सोल्व कर देते हैं हम, चलो। 2 इंटू 4 इंटू 7 728 माइनस का 0, और फिर बीच में अल्टरनेट चलता है ये प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो फिर -1 इंटू इस 1 वाले पूरे यानी कॉलम को और इस 1 वाले इस पूरी रो को यानी भूल जाओ। तो 3 इंटू 7 728 माइनस का 7 इंटू 1 7, ठीक है। फिर प्लस का 3, इस 3 वाले पूरी की पूरी इस यानी कॉलम को और इस रो को भूल जाओ। तो 3 इंटू 0 0 माइनस का 4, ये क्या जाएगा माइनस का 4। देखो इसका आंसर कितना आ रहा है। 28 इंटू 2 कितने जगह 56, माइनस 28 में से 7 गए तो 14, तो माइनस के 14, और ये कितना 28 चम 4 चिन्ह 12, सॉरी माइनस के 12। इसको माइनस किया तो कितना आ रहा है 56 माइनस का यानी 28 आ रहा है। तो सीधा सबसे पहले हमने m1 निकाला और m1 ही डिटरमिनेंट ऑफ m1 नॉट इक्वल टू 0 आ गया। तो बाकी की हम माइनर को चेक करने की जरूरत भी नहीं, बाकी की आप माइनर को चेक नहीं भी करोगे तब भी चल जाएगा। पहला माइनर ही हमारे पास क्या है कि नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो देन इसकी रैंक क्या हो जाएगी, रैंक ऑफ ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, सीधा सीधा 3 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने फर्स्ट माइनर को ही चेक किया, उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या है नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब रैंक इसकी क्या होगी 3 होगी। तो कभी कभी ये मेथड यानी इजी वे में भी हो जाता है, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है इस में, जब 3 क्रॉस 3 की जो भी माइनर ले ले उनकी भी वैल्यू 0 होगी डिटरमिनेंट वैल्यू। 2 क्रॉस 2 की माइनर ली है उनकी भी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगी 0 होगी, क्योंकि 2 क्रॉस 2 में पॉसिबल कॉम्बिनेशन ज्यादा बनते हैं, ठीक है। तब जाके हम डिसाइड करते हैं कि इसकी रैंक क्या होगी, आपकी 1 होगी। लेकिन अगर इन जितने भी माइनर लेते हैं हम 3 क्रॉस 3 के इस मैट्रिक्स के, और माइनर क्या हो सकते थे, अगर हम सेकंड कॉलम को हाइड कर दे तो यानी C1 C3 और C4 को लेते हैं। फिर थर्ड कॉलम को हाइड कर देते तो हम लेते C1 C2 और C4 को लेते, इन सब की डिटरमिनेंट वैल्यू चेक करते हैं, ठीक है। लेकिन हमने पहला ही मान लिया उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगी नॉट इक्वल टू 0 आ गई। इसका मतलब क्या है, यानी इसकी रैंक कितनी होगी 3 होगी, ठीक है। और आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो आपके नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का ही आएगा, यानी सॉरी नॉन स्क्वायर क्या स्क्वायर मैट्रिक्स का ही आएगा। देखिए और एक दो क्वेश्चन को और सोल्व करते हैं ताकि आपकी यानी पता चल जाए कि वो कितना हम इजी तरीके से इसको कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन करवाता हूँ मैं आपको, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ले लेते क्वेश्चन। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी ए 1 2 3 2 3 4 0 2 2। जब भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है तो हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा था, rank of A equal to n if and only if and only if determinant of A is not equal to 0। तो जब भी हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हैं। अगर उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू जो है टी नॉट इक्वल टू 0 है तो देन सीधा सीधा हम बोल देंगे उसकी रैंक उसके ऑर्डर के बराबर है। इसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3। तो सब चलिए इसकी 3 क्रॉस 3 की डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हैं ऑर्डर इस मैट्रिक्स की। तो क्या हो जाएगी आपकी 1 इंटू अल्टरनेट प्लस मैंने चलाना आपको प्लस माइनस प्लस डिटरमिनेंट वैल्यू आपको निकालना आ गया होगा आसानी से 1 इंटू। तो जब भी हम इस 1 एलिमेंट को लेते हैं तो हमें क्या करना है इस 1 वाले इस पूरे कॉलम और रो को हाइड कर देना है। तो हमारे पास बच गया इधर लिख देते तो 3 4 2 2। इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू सोल्व करो कितना आएगा 3 इंटू 2 2 6 माइनस का 8। फिर ये वाला साइन लेना है माइनस, और यहाँ पर कितना क्या एंट्री है 2 2। फिर इस 2 वाली पूरी
कॉलम को और इस रो को हाइड कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 2402। इनको सोल्व कीजिए। 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 माइनस का 0। फिर देना आगे लेना हमें प्लस का 3। इस 3 को अगर हमने लिया है तो इस 3 वाले पूरे इस कॉलम को और इस रो को हाइड कर देंगे तो हमारे पास बचा 2302। तो 2 इंटू 2 कितना हो गया आपका 4 माइनस का 0 इंटू 3 0। ये हो जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 8 और ये हो गया प्लस के 12। तो आंसर कितना आ गया इसका 8 10 और ये हो गया +2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो रैंक ऑफ ए सीधा सीधा आंसर इसका कितना हो गया 3, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी ए की हमने डिटरमिनेंट से ली। ये किसकी वैल्यू सोल्व कर रहे हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर यानी क्या आ रहा है नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब जितना इसका ऑर्डर है वही इसकी क्या हो जाएगी आपकी रैंक हो जाएगी। तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को पहली बार विजिट किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।